नमस्कार, वेलकम टू द न्यू इंडिया। नवभारत निर्माण में आपका स्वागत है। अब हम इंडिया ज्योग्राफी की फुल लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं। हमने इंडिया ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स बनाया 9 घंटे के करीब में। उसमें मैंने इंडिया ज्योग्राफी की जो ऑब्जेक्टिव टाइप के ज़्यादातर सवाल हो सकते हैं वो कवर करवाए, और बहुत ही बेहतरीन आपका प्यार मिला। और उसी सीरीज में हम अब इंडिया ज्योग्राफी का फुल कोर्स शुरू कर रहे हैं। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आरएएस का प्री और मेंस का सिलेबस क्या है, इंडिया ज्योग्राफी का आईएएस का सिलेबस क्या है, देन हमारे द्वारा कौन कौन से टॉपिक आपके लिए कराए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं। देखो, मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी यहाँ पे इंक्लूड करके बता देता हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक कितने कराते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैं अपना विश्व की प्रमुख भौतिक विशेषताएं कंप्लीट करा चुका हूँ। ये आरएस का जो है वो प्री का सिलेबस है। देन पर्यावरणीय पारिस्थितिकी मुद्दे, ये पूरा टॉपिक करा चुका हूँ। बाकी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी करके हमारी मैडम ने पूरी एक लेक्चर सीरीज कराई है, उसमें ये टॉपिक और ये टॉपिक पूरे अच्छे तरीके से शामिल होते हैं। देन अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग कराए जा चुके हैं और प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कराए जा चुके हैं। ये तो अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्री का है। मैं अपना मेंस में अगर हम देखें तो मेंस में भी ज़्यादातर टॉपिक जो है वो कवर हो चुके हैं। सिर्फ ये वाला जो टॉपिक है वो करंट से रिलेटेड है। ठीक है, करंट वाला टॉपिक है। ओके, देन अगर प्री के इंडिया ज्योग्राफी की बात करें तो प्रमुख भौतिक विशेषताएं भारत की और भौतिक विभाजन क्रैश कोर्स में मैंने अच्छे तरीके से कराया। उसे थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन यहाँ पे करेंगे, साथ साथ में सवाल भी यहाँ पे कर लेंगे। एग्रीकल्चर पे यहाँ पे अधिक फोकस किया है तो एग्रीकल्चर का पूरा एक टॉपिक रहेगा। खनिज, प्रमुख उद्योग, परिवहन, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरणीय समस्याएं एवं पारिस्थितिकी मुद्दे, ये जो लेक्चर से जो है वो सिलेबस में है अपना प्री में। मेंस में भी सेम उसी तरीके से है। मेंस में थोड़ा सा जलवायु पे अधिक फोकस किया है, तो जलवायु को हम हमारी जो लेक्चर सीरीज अब दिखाने वाला हूँ, करीब करीब 12 टॉपिक हैं, उनमें सब शामिल हो जाएगा। ये अपना आईएएस का सिलेबस है। तो आईएएस के सिलेबस का और आरएएस के सिलेबस का सारे टॉपिक हमारे इस इंडिया ज्योग्राफी जो फुल सीरीज है इसमें कवर हो जाएंगे। शुरुआत हम करेंगे भारत भूगोल सामान्य परिचय। ये पहला लेक्चर जिसमें भारत भूगोल का मैं ओवरव्यू आपके लिए बताने वाला हूँ। करीब करीब 16 पेजेस की यहाँ पीडीएफ है, आपके सामने है। और वही मैप वगैरह मैंने पहले ही बताया कि अगर ज्योग्राफी पढ़नी है तो मैप्स अच्छे तरीके से क्लियर करने हैं। तो यहाँ पे मैंने जितना हो सकेगा उतना मैप यूज करने की कोशिश की है, और ब्लैंक मैप भी आपके लिए रखे हैं तो आपको वो देखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा प्राकृतिक विभाजन रहेगा। भारत का भूभौतिक विभाजन जिसे बोलते हैं। क्रैश कोर्स में मैंने 5 बार बता चुका हूँ आपको, 5 भागों में विभाजित किया गया है। उसके अलावा द्वीपीय भाग भी शामिल किए थे। तो यहाँ मैं इमेजिन करके चलूँगा कि आपने इंडिया ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स देख लिया है। वो आपको देख लेना है पहले, ताकि आपको ओवरव्यू हो जाए, और यहाँ पे थोड़ा और डीप में चल जाएंगे। कथन कारण क्यों हो रही हैं घटनाएं, उन पे थोड़ा और अधिक जो है वो फोकस करेंगे। ओके, तो दूसरा लेक्चर रहेगा अपना स्ट्रक्चर एंड रिलीफ। ठीक है, भारत का जो ज्योग्राफिकल डिवीजन है उससे रिलेटेड रहेगा। उसी के अंतर्गत पठार एवं पर्वत शामिल आते हैं। लेक्चर के अंदर देखेंगे, लास्ट में एक लिस्ट बना लेंगे सभी प्रमुख पर्वत और पठारों की, और एक मैप में लोकेट कर देंगे। और प्रमुख तर्रे एवं प्रमुख घाटियाँ, ये भी एक मैप में लास्ट में लोकेट कर लेंगे, क्योंकि इनसे प्री में सवाल बनता है। ठीक है, प्री में सवाल बनता है। बाकी प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत ये सब पर्वत पठार कवर हो जाते हैं। देन अपना अब्बाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम में भारत का प्रमुख नदी तंत्र जो है उन सभी नदियों को विद मैप देखेंगे। उसके अलावा प्रमुख झीलें और प्रमुख जलप्रपात, ये एक एक पेज में और एक एक मैप के द्वारा पूरा याद करेंगे, क्योंकि ये जो है वो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद करना जरूरी होता है। ठीक है, देन क्लाइमेट, जलवायु वाला एक पूरा लेक्चर रहेगा, और मेंस में जलवायु वाले टॉपिक से सवाल पूछे जाने की संभावना अधिक रहेगी, तो इस पर अधिक फोकस करेंगे। वन एवं वन्य जीव, भारत में जो वन और वन्य जीव हैं उनका पूरा एक लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 5 के रूप में। देन भारत की मिट्टियाँ, उसके अलावा जल संसाधन, बहुमुखी योजनाएं एवं सिंचाई योजना, इनके रिगार्डिंग एक लेक्चर रहेगा। जनसंख्या 2011 की जो जनगणना हुई थी उसी के आधार पे अभी जनगणना मानी जा रही है। अभी 2021 में होनी है, तो उसके डाटा जो है वो 2023 तक आएंगे, लेकिन तब तक जनसंख्या के आंकड़े जो माने जाएंगे वो 2011 के माने जाएंगे। ठीक है, तो अब ये लेक्चर एक्चुअली में देखना ही पड़ता है, क्योंकि इसमें से प्री में एक सवाल तो निश्चित मिल जाता है। ओके, देन अपना एग्रीकल्चर, कृषि पे अधिक फोकस करेंगे। खनिज एवं ऊर्जा के संसाधन, उद्योग, परिवहन, एंड देन करंट अफेयर्स रिलेटेड इश्यू। ठीक है, इस पे हमारे दौलत खान सर जो टॉप 50
करंट इवेंट्स हुए हैं पिछले 1.5 साल के, उसमें अपना ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल सारे इम्पोर्टेंट जो इवेंट हुए हैं, घटनाक्रम हुए हैं, उनको शामिल करके उनका 360 डिग्री एनालिसिस करा रहे हैं। और प्री एग्जाम से जस्ट पहले हम भी पूरे तरीके से करंट अफेयर्स का आपके लिए क्लिप्स प्रोवाइड करा देंगे। तो अभी आपको करंट अफेयर्स पे जो ज्योग्राफी की है उस पर उतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, अभी स्टैटिक वाला पोर्सन। तो शुरुआत जो कर लेनी है आपको, पहले अपना ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स देख लेना है, देन यहाँ से शुरू करना है। ओके, तो हम लेक्चर 1 शुरू कर रहे हैं, भारत भूगोल एक सामान्य परिचय। देखो, भारत, हिंदुस्तान या आर्यव्रत, पुराने समय पे तो आप कुछ भी नाम, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उस समय तो सिर्फ सिंधु घाटी तक ही था। उसके बाद में आर्य संस्कृति आई तो उत्तर भारत की तरफ फैले, और पूरा हिंद महासागर तक जो है वो पूरा भारत जो है उसकी ज्योग्राफी हमारे यहाँ इंट्रोडक्शन के रूप में देखनी। तो भारत देश अपने आप में एक बहुत ही विविधताओं वाला देश है, और अपने आप में एक चमत्कारिक देश जिसे बोल सकते हैं उस टाइप का देश है, करिश्माटिक नेशन है यहाँ पे। क्योंकि भारत में एकता जो है वो विविधता के अंदर ही समाई हुई है, और यह अपने आप में जो विदेशी लोग हैं उनके लिए एक चमत्कार वाली बात है। तो इस लेक्चर में भारत की स्थिति एवं विस्तार, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, भारत की सीमाएं, स्थलीय सीमाएं, तटीय सीमाएं, भारत के पड़ोसी देश, भारत का सामरिक महत्व और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य ये देखने वाले हैं। भारत का सामान्य जानकारी देने से पहले मैं आपको एक दो इम्पोर्टेंट जो कविताएं हैं, उर्दू की जो पोएम है, उनको मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। ठीक है, अल्लामा इकबाल का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, और आपने ये भी सुना होगा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये इकबाल साहब के द्वारा 1903 और 4 के आसपास में लिखा गया था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो उसमें जो बोल है उनसे समझने की कोशिश कीजिए कि हमारा भारत कितना प्यारा है, और ये अपने आप में पूरे विश्व में डिफरेंट क्यों है, और हम अगर भारत में पैदा हुए हैं तो ये हमारा सौभाग्य क्यों है। सच में हमारा सौभाग्य है कि हम भारत में पैदा हुए हैं। ठीक है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ठीक है, गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वही हम हैं, समझो वही हमें भी दिल हो जहाँ हमारा। गुर्बत यानी अगर कहीं विदेश में भी रह रहे हैं तो दिल हमारा जो है वो हमारे वतन के लिए रहता है। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमान का, यानी हिमालय की बात की जा रही है। वो संतरी हमारा, वो पासबान हमारा, हिमालय हमारा संतरी के रूप में खेलता है। गोदी में खेलती हैं उसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिसके दम से रस के जिना हमारा। यानी हमारे भारत के जो उत्तरी मैदान है वहाँ पे हजारों नदियां हैं, उनके बारे में। यानी पहले बात तो उन्होंने कर दी हिमालय के बारे में, ठीक है। दूसरी बार उन्होंने बात कर ली जो मैदान है, नदियां हैं, उनके बारे में। ए आबे रूद ए गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवान हमारा। कारवान हमारा, हमारी जब एंशियंट हिस्ट्री लेक्चर सीरीज चल रही है, मैं उसमें आपको बता रहा हूँ कि भारत का जो निर्माण हुआ है, भारत राष्ट्र का जो निर्माण हुआ है, वो बहुत सारे कारवां आते गए और भारत का निर्माण होता गया। ठीक है, देखो ये चीज़ आप फैक्ट के रूप में जान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक ही जगह पे जन्म लेके और पूरी लॉन्ग रन तक वहीं पे जो है वो सेटल नहीं हो सकता है। ये बात मैंने आपको शुरू में बताई कि अफ्रीका महाद्वीप में मनुष्य का जन्म हुआ, वहाँ से मनुष्य ने जो है वो अन्य जगहों पे जाना शुरू किया। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी कहीं दूसरी साइड से ही आए होंगे, निश्चित सी बात है। उसके अलावा आर्य संस्कृति के बारे में भी, जैसा कि सबसे ज़्यादा जो माना जा रहा है वो यही कि मध्य एशिया से आए थे, तो वो कारवां के रूप में आए थे। उसके बाद में कुषाण, हूण, शक ये आई। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये रही कि सब आते रहे कारवां के रूप में। कारवान यानी मतलब बहुत सारे लोग एक आना, एक साथ। तो कारवान आते गए, लेकिन वो भारत की संस्कृति में जो है वो रमते चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तराखंड तेरे किनारे सब कारवान हमारा है, ये किसका है? हमारे अल्लामा इकबाल, उन्होंने 1903-4 में लिखी। अब मैं हमारे बोल रहा हूँ, बाकी ओरिजिनलिटी बात ये है कि इन मोहम्मद इकबाल के कहने पे ही जो है पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और पाकिस्तान देश बना था। ठीक है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, उसके बाद में एक सबसे इम्पोर्टेंट लाइन जो यहाँ पे मैं आपके लिए बोलना चाह रहा हूँ, यूनान ओ मिस्र और रोमान सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नाम व निशान हमारा। बस यही इंपॉर्टेंट बात है, जैसे आप कभी भी किसी भी जगह बोल सकते हो।
यूनान विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता, जिसने सिकंदर को जन्म दिया, जिसने पूरे विश्व पर राज किया। यूनान, मिस्र, रोम, ठीक है। उसके अलावा मेसोपोटामिया और दजला फरात के आसपास में सुमेरिय सभ्यता, ये सब मिट गए हैं। पिछले 3000 साल में ये सब मिट चुके हैं, लेकिन अकेला भारत देश है जिसकी पूरे 5000 साल से लगातार संस्कृति चली आ रही। तो ये हमारा, मैंने इसलिए शामिल किया था इससे कि आपको पता चले कि हमारा भारत कितना प्यारा है, ठीक है। और बाकी जनगण मन का तो आपको मतलब पता ही है, जो पूरी ज्योग्राफी अपने आप में बता देता है। जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता। पंजाब, पंजाब वाला क्षेत्र, सिंधु, गुजरात, मराठा, अगर मैप में अगर हम देखने की कोशिश करें तो पंजाब, ये वाला पूरा पाकिस्तान का पंजाब और भारत वाला पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, द्राविड़, द्राविड़ यानी साउथ के जो 5 नेशन है, पाँच यानी साउथ के जो 5 स्टेट हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वो द्रविड़ राज्य। ओके। उत्कल, उत्कल यानी उड़ीसा, उत्कल बंगाल, बंग, ठीक है। हिमाचल यानी हिमालय, बंग हिमाचल, यमुना गंगा, उच्छल जलद तरंग, उच्छल जलद तरंग यानी समुद्र से निकलने वाली तरंगें। तो ये पूरा जनगण मनगढ़ भी हमारी भारत की पूरी ज्योग्राफी को बता देता है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें जो आपको पता ही हैं, ये तो मैं बस आपको थोड़ा सा अपने देश से प्यार बढ़ाने के लिए ये सब बताई मैंने। तो बाकी क्रैश कोर्स में आपने देख लिया और ज्योग्राफी की बेसिक में समझ लिया। हमारी पृथ्वी को हम बीच में से काट देते हैं तो भूमध्य रेखा, ठीक है। उस भूमध्य रेखा के उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। अगर हम बात करें देशांतर रेखा की, तो देशांतर रेखा के पूरब में स्थित है, तो पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में स्थित है और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत स्थित है, ठीक है। भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर भारत का क्षेत्रफल है। और आकृति अगर बात करें तो चतुष्कोणीय आकृति है। चतुष्कोणीय इस तरीके से आकृति बना सकते हैं, तो ये चतुष्कोणीय आकृति भारत की बन रही है, ओके। अब इसमें आपको उत्तरतम दक्षिणतम बिंदु पता ही होंगे, थोड़ा सा मैं दोबारा से रिवाइज कराता हूँ। पहले तो मैं आपको इसके जो देशांतर और अक्षांश हैं वो आपको याद होने चाहिए। देखो, भारत का जो निम्नतम बिंदु है वो कन्याकुमारी है, उसका जो अक्षांश है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और भारत का जो सबसे ऊपर वाला उत्तरी बिंदु है उसे इंद्राकोल के नाम से जाना जाता है और उसका अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अक्षांश देशांतर पूरे ज्योग्राफी वाले लेक्चर सीरीज में 4 बार बता चुका हूँ, तो अगर नहीं देखें तो वहाँ जाके देख लेना, ओके। देन अगर हम बात करें देशांतर की, तो भारत में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है। अगर भारत के जो पूर्वतम पश्चिमतम बिंदु हैं वो आपको देखने हो तो नीचे की साइड में साउथ का सबसे दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, उत्तर का सबसे उत्तरतम बिंदु है इंद्राकोल, पश्चिम में है अपना सरक्रीक गुजरात के अंतर्गत, वहाँ पे जगह है गौर माता यानी एक तहसील टाइप में है, तो वहाँ बट सरक्रीक की भी याद रख लेंगे तो भी चलेगा। और आंध्र प्रदेश में केवुतु जो है वो पूर्वतम बिंदु है, ठीक है। अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछी जाए तो 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई पूछी जाए तो 2933 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसके अलावा पहले ये भी बताया है मैंने कि ये मैंने बात की मुख्य भूमि की, लेकिन भारत के पास में द्वीप भी हैं जिनमें से अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इधर की साइड में लक्षद्वीप समूह है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि भारत का ओरिजिनली दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो यहाँ पे अंडमान निकोबार में, एक्चुअली में निकोबार द्वीप समूह में सबसे निम्नतम बिंदु है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट या उसे पिग्मेलियम पॉइंट भी कहा जाता है, जिसका उत्तरी अक्षांश है 6 डिग्री 8 मिनट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगर ओरिजिनली पूछा जाए भारत का दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट, ठीक है, जिसका हम पिग्मेलियम पॉइंट भी बोलते हैं। अगर भारत की मुख्य भूमि का पूछा जाए तो कन्याकुमारी, ठीक है, जिसका अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट। अगर भूमध्य रेखा से भारत की जो दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी मुख्य भूमि का, उसकी लंबाई पूछी जाए तो है 876 किलोमीटर। तो ये पॉइंट कुछ की पॉइंट्स हैं जो याद रखने पड़ेंगे। यही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, मैं अगर बोल देता हूँ आपको ध्यान रखना।
सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। 8 डिग्री 4 वाला कन्याकुमारी, 37 डिग्री 6 मिनट वाला इंदिरा कौल, ठीक है, इंदिरा कौल। और अगर वास्तविकता में देखा जाए तो 6 डिग्री 8 वाला जो है वो नीचे की साइड में इंदिरा पॉइंट, या जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे कर्क रेखा बोलते हैं, वो अपने भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जो क्रमशः गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। नीचे वाले मैप में मैंने यहाँ पे वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा लगाई हुई है यहाँ पे। तो पहले नंबर पे गुजरात से गुजर रही है, राजस्थान के छोटे से हिस्से होके जाती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों से होके जाती है वो। और ये काल्पनिक रेखा है, ये कहीं जो है वो लाइन खींची नहीं गई है, काल्पनिक रेखा है। लेक्चर में अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी में अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। तीसरा वो मध्य प्रदेश में, चौथा वो मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़ में, पाँचवा झारखंड में, छठवां पश्चिम बंगाल में, सातवां त्रिपुरा में और आठवां मिजोरम में, यानी 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जा रही है। और ये अगर पूछ भी लिया जाए कि सबसे नज़दीक इसकी राजधानी कौन सी है कर्क रेखा के, तो मध्य प्रदेश की भोपाल जो राजधानी है वो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक राजधानी है, ठीक है। अगर हम बात करें समय के हिसाब से, जो देशांतर रेखा है वो समय बताने के लिए बनाई गई है, ठीक है। और भारत ने 82.5 डिग्री वाली रेखा को अपनाया है, जिसमें प्लस का 5.5 समय जो है वो अधिक होता है, यानी पूरब की साइड में है तो प्लस में जोड़ा जाता है। इंग्लैंड से कंपेयर किया जाता है तो प्लस में, जब इंग्लैंड की रात के 12 बज रहे होंगे तब भारत में सुबह के 5:30 बज रहे होंगे, ओके। तो हमने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हमारा मानक समय रेखा माना है, जो कि इलाहाबाद में नैनी नामक जगह से गुजरता है, ठीक है। और ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। मैप में देखें तो पहला यूपी, ठीक है, दूसरा एमपी, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर के गुजर रहा है, ठीक है। मानक समय एमोत्तर हमेशा 7.5 डिग्री देशांतर के गुणांक में चुना जाता है, ये भी ध्यान रखना है। वैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में बता दिया है कि जो ज़्यादातर देश जो होते हैं वो अपना मानक समय जो है वो 7.5 के अनुपात में चुनते हैं। अब जैसे भारत ने 82.5 का लिया हुआ है, तो 7.5 का अगर मिनट निकाल के देखें हम, ठीक है, कितना मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 7.5 में करीब करीब जो है वो हमारे 30 मिनट हो जाएंगे। 7 × 4 यानी 28 और आधे का 2, 30 मिनट हो जाते हैं। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं देखी है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, देखी है तो बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा, ओके। तो अगर पूछ ले पाकिस्तान ने कौन सा अपना रखा है, तो पाकिस्तान ने 75 डिग्री वाला पूर्वी देशांतर को जो है वो उन्होंने अपना मीन स्टैंडर्ड टाइम बनाया हुआ है, यानी पाकिस्तान का जो समय होता है वो 5 का होता है, +5 का, और भारत का जो होता है +5.5 का होता है। ज़्यादातर देश जो है वो 7.5 के गुणक में अपना मानक समय निर्धारित करते हैं, ओके। ये की पॉइंट हुए। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से, जबकि न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरता है, राजस्थान में से छोटा सा हिस्सा जाता है। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, ये तो मैंने आपको लास्ट में बता दी, ठीक है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर जिले से गुजरती है। ये स्पेशल ध्यान रखने वाली बात नहीं है, एक्चुअली में बहुत सारी लाइनें जो हैं वो गुजर सकती हैं, वो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 से 97.25 तक है, ठीक है। यहाँ पे 82.5 डिग्री, एक्चुअली में 80 लिखा हुआ है, 82.5 डिग्री जो है वो, ठीक है, भारतीय मानक समय कहा जाता है, और ये प्लस में 5.5 है, ओके। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 जो है वो आगे है। तो ये बिंदु मैंने आपको बता दिए, पूर्वी बिंदु किवतु बता दिया, पश्चिम बिंदु कच्छ का रण गुजरात में बता दिया, उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल हो गया, दक्षिणतम बिंदु जो हो गया वो इंदिरा पॉइंट हो गया, और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु हो गया कन्याकुमारी, जिसे केप ऑफ कैमोरिन भी कहा जाता है, वो हो गया, ठीक है। तो ये की पॉइंट्स हुए। अब भारतीय राज्य, भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। 29 में से जम्मू कश्मीर को हटा करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख, तो 7 + 2 यानी 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, ठीक है। और राज्य कम हो गए 28। अब उसके बाद फिर क्या किया केंद्र सरकार ने, दमन द्वीप और दादर नगर हवेली, जो 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, उनको जोड़ दिया, यानी उनकी संख्या 1 कम कर दी। तो इस समय
8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, और 28 राज्य हैं। ठीक है। अगर कोई राज्य की सीमा अन्य किसी पड़ोसी देश से लग रही है तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य उन्हें कहेंगे हम। ठीक है। लाइक पाकिस्तान से अगर किसी राज्य की सीमा लग रही है, चीन से लग रही है तो उसके अलावा अगर समुद्र से लग रही है तो तटीय राज्य कहा जाएगा उन्हें। ओके। और जिनकी सीमा ना तो समुद्र से लग रही है और ना ही किसी अन्य जो देश है उससे लग रही है तो उसे बोला जाएगा भूभाग आवेष्टित राज्य, यानी इंटरलैंड स्टेट। ठीक है। तो अपने भारत में कुल मिला के 5 राज्य ऐसे हैं जो किसी भी तरीके से ना तो तट से लगते हैं और ना ही किसी अन्य देश से लगते हैं। पहला राज्य हरियाणा, उसके बाद में दूसरा राज्य मध्य प्रदेश, तीसरा राज्य झारखंड, चौथा छत्तीसगढ़ और पांचवा तेलंगाना। ये 5 राज्य हैं। ठीक है। जिनकी सीमा ना तो समुद्र तट से लग रही है और ना ही किसी पड़ोसी देश से लग रही है। अगर तटीय राज्यों की बात करें तो 9 राज्य तटीय हैं। ठीक है। लाइक गुजरात की सीमा समुद्र तट से लग रही है, महाराष्ट्र की सीमा, गोवा की सीमा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इन 9 राज्यों की सीमा जो है वो समुद्र तट से लग रही है। अब कुछ राज्य ऐसे भी होंगे लाइक गुजरात और पश्चिम बंगाल जिनकी सीमा समुद्र तट से भी लग रही है और पड़ोसी देश से भी लग रही है। तो जैसे गुजरात की सीमा पाकिस्तान से भी लग रही है। तो ये जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले अगर राज्य पूछे जाएं तो कुल मिला के 15 राज्य जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले हैं। एक एक करके मैं बताता हूँ। गुजरात जिसकी सीमा पाकिस्तान से लग रही है, राजस्थान जिसकी सीमा पाकिस्तान से लग रही है, तीसरे नंबर पे है पंजाब जिसकी सीमा पाकिस्तान से लग रही है, चौथे नंबर पे यहाँ पे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख इनकी लगती थी लेकिन अभी उन्हें राज्य के रूप में शामिल नहीं कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से यूनियन टेरिटरी हैं। तो यहाँ पे मैं उन्हें बोल नहीं रहा हूँ, एज ए राज्य नहीं बोल रहा हूँ, वो यूनियन टेरिटरी है राइट नाउ। हो सकता है आने वाले समय पे केंद्र सरकार ने जैसा कहा है कि जब परिस्थितियाँ सामान्य होंगी तो फिर से उन्हें राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, लेकिन एज ऑफ नाउ वो एक राज्य नहीं है। देन हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। यूपी की सीमा जो लग रही है वो नेपाल से लग रही है, उत्तराखंड की सीमा जो लग रही है वो चीन से लग रही है और नेपाल से लग रही है। बिहार की सीमा नेपाल से लग रही है, सिक्किम की सीमा नेपाल से भी लग रही है, चीन से भी लग रही है और भूटान से भी लग रही है। इधर पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से लग रही है, नेपाल से भी लग रही है और भूटान से भी लग रही है। देन वी गो टू असम। असम की सीमा भूटान से लग रही है और पश्चिम बंगाल से लग रही है। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश सीमा जो लग रही है वो चीन से लग रही है। देन इधर की साइड में नागालैंड सीमा म्यांमार से लग रही है, मणिपुर सीमा म्यांमार से लग रही है, मिजोरम सीमा म्यांमार से लग रही है, त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से लग रही है। और त्रिपुरा देखो, अगर गौर से देखेंगे तो त्रिपुरा जो है वो 3 तरफ से जो है वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। एक्चुअली बांग्लादेश यहाँ तक है तो यहाँ भी बांग्लादेश, यहाँ भी बांग्लादेश, तो पूरा का पूरा त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए जीरो लाइन भी बोला जाता है। जीरो लाइन मतलब उस तरीके की सीमा रेखा जो 2 देशों को बांटती है, लेकिन वो उस सीमा रेखा पे बहुत सघन आबादी रहती है। तो यहाँ पे बहुत सारी सघन आबादी रहती है, बांग्लादेश की साइड में भी और त्रिपुरा की साइड में भी। इधर की साइड में मेघालय, इसकी जो सीमा लग रही है वो बांग्लादेश से लग रही है। तो कुल मिला के 15 राज्य जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए राज्य हैं। ओके। 2 राज्य ऐसे बताए मैंने आपको, गुजरात और पश्चिम बंगाल, जिनकी सीमा तटीय भी है और अंतर्राष्ट्रीय रूप में भी लगी है। भारत की तटीय सीमा की बात करें तो थल सीमा जो है वो 15,200 है, यानी यहाँ से गुजरात वाले से लेके और यहाँ तक जो सीमा लग रही है पश्चिम बंगाल तक, ये पूरी पूरी लाइन जो बन रही है, अन्य देशों से जो सीमा लग रही है, ये थल सीमा की जो लंबाई है, ये पूरी की पूरी लंबाई जो है वो 15,200 किलोमीटर है। ठीक है। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। और हम बात करें जल सीमा की यानी तटीय सीमा की, यहाँ से लेके ये जल सीमा लग रही है, तो इसकी जो लंबाई है वो 7516 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ पे द्वीप हैं, उन द्वीपों का भी जल से सीमा लग रही है और द्वीपों की भी जल से जो लग रही है उसकी जो लंबाई है वो 1516 किलोमीटर है। ठीक है। तो ओरिजिनली ये द्वीपीय वाले याद नहीं रख पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जलीय 7516 और स्थलीय 15,200 किलोमीटर, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है। यहाँ पे इस वाले मैप में मैंने और कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लाइक सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस राज्य का है, तो राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। उसके बाद में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में, यूपी में 23-24 करोड़ के आसपास हो गई है आज के समय के हिसाब से।
न्यूनतम जनसंख्या किस में है? तो सिक्किम में न्यूनतम जनसंख्या है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये कच्छ का रण है। ये वाले मैप में अगर गुजरात का हम हिस्सा ये देखते हैं तो ये वाला हिस्सा जो है कच्छ का रण है, यहीं पे सर क्रीक वाला हिस्सा आता है। ठीक है। गूगल मैप में अगर देखेंगे तो यहाँ पे विवाद चलता रहता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। यहाँ पे कच्छ की खाड़ी है, ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं इस तरीके से गुजरात जैसे ही शेर जैसा मुंह होता है, तो ये बीच वाला हिस्सा जो है वो कच्छ की खाड़ी है और नीचे की साइड में यहाँ पे जो है वो खंबात की खाड़ी है। और गुजरात की जो है वो सबसे लंबी तटीय रेखा है। ठीक है। और न्यूनतम अगर क्षेत्रफल की बात की जाए, कौन सा राज्य न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है, तो वो गोवा सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है। ओके। तो ये वाला जो की पॉइंट है मैंने आपको बता दिया। भारत ऐसा राष्ट्र है जिसके स्थल, तटीय व द्वीपीय सीमा रेखा है। सर्वाधिक तटीय रेखा गुजरात की है और उसके बाद में आंध्र प्रदेश की है। और भारतीय तटों के नाम आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे कैसे भी करके। देखो मैं यहाँ से दोबारा शुरू करता हूँ। इस जगह से लेके यानी गुजरात और महाराष्ट्र के बीच से लेके और गोवा तक जो है उसे कोंकण तट बोला जाता है। ठीक है। देन गोवा और कर्नाटक के जो क्षेत्र पे जो तट रेखा है उसे कन्नड़ तट बोला जाता है। उसके बाद में केरल वाले क्षेत्र में जो तट रेखा है उसे मालाबार तट रेखा कहा जाता है। देन तमिलनाडु की जो तट रेखा है आधे आंध्र प्रदेश तक जाती है, उसे कोरोमंडल तट रेखा कहा जाता है। उसके बाद में आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में गोलकोंडा तट रेखा, और उसके बाद में हम ऊपर जाते हैं तो उत्तरी सरकार तट रेखा। ठीक है। ये यहाँ पे मैंने नीचे नाम लिखे हुए हैं। मालाबार तट केरल राज्य से सटा हुआ क्षेत्र है। कोनार या कन्नड़ तट जो है वो कर्नाटक वाला है। कोंकण तट गोवा और महाराष्ट्र में है। काठियावाड़ तट गुजरात में है। कोरोमंडल तमिलनाडु क्षेत्र में। उत्तरी सरकार या रॉयल सीमा आंध्र प्रदेश में है। और दीर्घा सीमा जो है वो पश्चिम बंगाल वाला तट है। तो ये आपको याद कर लेने हैं। भारत के पड़ोसी देश आपको पता ही है, भारत की सीमा जो है वो 7 राज्यों से लग रही है। अगर शुरू करें पाकिस्तान से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, उसके बाद में नेपाल, उसके बाद में भूटान, उसके बाद म्यांमार और बांग्लादेश, इस तरीके से 7 राज्यों से लग रही है। अब इस तरीके से भारत की सीमा 7 देशों से लग रही है। अब ये सारे की पॉइंट्स हैं, आपको मैं क्रैश कोर्स में बता चुका हूँ, यहाँ पे थोड़े आपको रिवाइज करने होंगे। मैं मैप में बता देता हूँ। देखो शुरू करते हैं अफगानिस्तान से शुरू करते हैं। पहले नंबर पे अफगानिस्तान। भारत का जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, अभी तो वो लद्दाख यूनियन टेरिटरी के हिस्से में आता है। बाकी आपको वास्तविकता पता है, पीओके क्या चीज़ है, सीओके क्या चीज़ है, वो क्रैश कोर्स में पहले भी बता चुका हूँ और आगे भी आती रहेंगी चीज़ें। ठीक है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर वाला हिस्सा, लेकिन भारत का इस समय यहाँ तक अफगानिस्तान वाला जो है वो सीमा लगती है। ठीक है। वास्तविकता में नहीं लगती है, लेकिन भारत की जो डॉक्यूमेंट में जो सीमा रेखा है यानी पीओके भी भारत का ही है और हम उसे लेके रहेंगे। ओके। तो अफगानिस्तान से सीमा लगती है 106 किलोमीटर, सबसे कम लगती है। देन पाकिस्तान से यहाँ पे 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है और 4 राज्य, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और गुजरात। अब जम्मू कश्मीर को राज्य नहीं मानो, अब ये कन्फ्यूजन में रहता है हमेशा ही। ठीक है। तो यहाँ पे 4 राज्यों से बोल रहे हो, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा। तो जम्मू कश्मीर को यूटी मान लें तो यूटी के रूप में भी उसे बोलेंगे कि हाँ ठीक है। 4 जगह यहाँ पे टच हो रहा है पाकिस्तान वाला। ओके। देन हम अगर चीन की साइड में चलते हैं तो चीन की सीमा पे जो रेखा है वो 3488 किलोमीटर है। राज्य कौन से हैं? जम्मू कश्मीर से शुरू कर देते हैं। अब लद्दाख यूनियन टेरिटरी बोल लो भले ही उसे। देन फिर हिमाचल, उत्तराखंड, उसके बाद में पश्चिम बंगाल। ठीक है। और उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश। इन राज्यों से जो सीमा है वो लगती है चीन के साथ में। देन हम चलते हैं नेपाल के साथ में। तो नेपाल के साथ में कुल सीमा की लंबाई है 1751 किलोमीटर। यूपी, उत्तराखंड, उसके बाद में बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इनकी जो सीमा लग रही है वो नेपाल के साथ में लग रही है। अगर हम भूटान की बात करें तो भूटान के साथ में 699 किलोमीटर लगती है सीमा। कौन कौन से राज्य लगते हैं मैप में ही देख लीजिए आप, यहाँ पास में आपको आसानी से दिखेंगे। ये भूटान है तो भूटान के पास में ये हुआ सिक्किम, ये पश्चिम बंगाल, ये हुआ असम और इधर की साइड में हुआ अरुणाचल, यानी 4 राज्यों की सीमा लग रही है। देन हम बात करते हैं म्यांमार की। ठीक है।
म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की सीमा रेखा यहाँ से शुरू हो जाती है, तो अरुणाचल प्रदेश के साथ में, नागालैंड के साथ में, मणिपुर के साथ में और मिजोरम के साथ में, 4 के साथ में लगती है और 1643 किलोमीटर की ये सीमा है। देन बांग्लादेश की अगर बात करें तो ये सबसे लंबी स्थलीय सीमा है और 4096 किलोमीटर की है। अब कौन कौन से राज्य हैं वो यहाँ से आप देखिए, एक हुआ नीचे की साइड में मिजोरम, दूसरा हुआ त्रिपुरा, तीसरा हुआ मेघालय, चौथा हुआ असम, पांचवा हुआ पश्चिम बंगाल। तो 5 राज्यों के साथ में यहाँ पे सीमा लग रही है, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम के साथ में, और सर्वाधिक लंबी सीमा है 4096। ठीक है। त्रिपुरा भारत संघ का एकमात्र राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताई थी। त्रिपुरा ये वाला राज्य आप देख रहे हैं, इधर भी बांग्लादेश है, इधर भी बांग्लादेश है और इधर भी बांग्लादेश है, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को शून्य सीमा रेखा भी कहा जाता है, जीरो बॉर्डर लाइन भी कहा जाता है। जीरो बॉर्डर लाइन इसलिए क्योंकि ये सघन आबादी वाला क्षेत्र है। ठीक है, पता नहीं चलता कि कौन सी जगह पे बांग्लादेश आ गया, कौन सी जगह पे भारत आ गया, वहाँ पे पूरी तरीके से जो है फेंसिंग भी नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर 3 देशों को स्पर्श करता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। ये की पॉइंट भी ध्यान रखना है, अगर जम्मू कश्मीर को हम राज्य के रूप में मान के चलें तो ये की पॉइंट है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान और तीसरा चीन, 3 जो है वो देशों के साथ में टच करता है। उत्तर पूर्वांचल में सर्वाधिक राज्यों से घिरा राज्य असम है। अब ये असम राज्य जो है सबसे, अगर पूर्वोत्तर की बात करें तो सबसे ज़्यादा राज्यों से टच हो रहा है। ठीक है, असम किन किन राज्यों से टच हो रहा है खुद ही शुरू कीजिए। एक हुआ अरुणाचल प्रदेश से, दूसरा हुआ नागालैंड से, तीसरा हुआ मणिपुर से, चौथा हुआ मिजोरम से, यहाँ तक टच हो रहा है, पाँचवा हुआ त्रिपुरा से, छठवां हुआ मेघालय से और सातवां हुआ पश्चिम बंगाल से। यानी 7 राज्यों से टच हो रही है असम की सीमा। ठीक है, तो सर्वाधिक राज्यों से टच हो रहा है यहाँ पे पूर्वोत्तर में असम राज्य। वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं, वो यहाँ पे एज ए चार्ट आपके सामने लिखी हुई हैं। बांग्लादेश की कितने राज्यों से सीमा लग रही है? 5 राज्यों से सीमा लग रही है। कितनी सीमा है? 4096 सर्वाधिक है। चीन की 5 राज्यों से सीमा लग रही है। कितनी सीमा है? 3488 किलोमीटर। अब ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ में 4 राज्यों की सीमा लग रही है, नेपाल के साथ में 5 राज्यों की सीमा लग रही है, म्यांमार के साथ में 4 राज्यों की सीमा, भूटान के साथ में 4 और अफगानिस्तान के 1 जम्मू कश्मीर की सीमा लग रही है। ओके, तो ये हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ में कितनी सीमा लग रही है वो हमने देख ली, और हमारे पड़ोसी देश जो हुए वो देख लिए। बाकी हमारी जो विदेश नीति होती है उस विदेश नीति में हमारे पड़ोसी देशों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, और हमारे लिए विदेश नीति की जो लेक्चर सीरीज कराई गई है दौलत खान सर के द्वारा, उसमें इन सभी देशों के साथ में भारत के संबंध किस तरीके से रहे प्राचीन काल से लेकर अब तक, ये सब कुछ कवर कराया गया है। लाइक भारत पाकिस्तान के संबंध, भारत अफगानिस्तान के संबंध, भारत चीन के संबंध, भारत नेपाल के संबंध, भारत भूटान के संबंध, भारत बांग्लादेश के संबंध और भारत म्यांमार के संबंध, यानी भारत के सभी पड़ोसी देश, इवन भारत श्रीलंका के संबंध भी उन्होंने कराए हैं, तो वो आप जरूर देख लेना। मैं इसमें कोर्स के अंदर भी वो शामिल है। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स जो जल से रिलेटेड हैं। क्रैश कोर्स में मैंने बताए थे, प्रादेशिक जल सीमा किसे बोलते हैं, संलग्न क्षेत्रमंडल किसे बोलते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र किसे बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ये समुद्र तट है, ये वाला समुद्र तट है, इसको बोला जाता है आधार रेखा। ठीक है, अगर इससे हम 12 नॉटिकल माइल दूर जाएं, अब पहले ये समझना होगा कि 1 नॉटिकल माइल का मतलब होता है 1.85 किलोमीटर। जो हमारे सामान्य किलोमीटर होते हैं उनमें 1.85 किलोमीटर का मतलब होता है 1 नॉटिकल माइल। नॉटिकल यानी समुद्रिकल मील, तो समुद्र का मील जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है हमारे सामान्य मील से, किलोमीटर से। ओके, तो यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल जाएंगे तो उसे बोला जाता है प्रादेशिक जल सीमा, टेरिटोरियल वाटर बाउंड्री। प्रादेशिक जल सीमा, टेरिटोरियल वाटर बाउंड्री। और 12 किलोमीटर चल जाएंगे तो कुल मिलाकर के हो गए 24 किलोमीटर, नहीं बोलेंगे नॉटिकल माइल। ठीक है, 24 नॉटिकल माइल, ये इन्हें बोला जाएगा अपना संलग्न क्षेत्र। और उसके बाद में हम 176 नॉटिकल माइल और जोड़ लें, यानी कुल मिला के 200 नॉटिकल माइल, तो उसे बोला जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, EEZ। ठीक है, अब ये क्या होते हैं ये आप समझ लीजिए। भारत की प्रादेशिक जल सीमा यानी 12 नॉटिकल माइल, अगर किलोमीटर में देखें तो 12 ×
1.85 का गुणा कर लीजिए, किलोमीटर निकल जाएगा। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को पूर्णतः अधिकार होता है। इसे हम टेरिटोरियल सी, यानी इस 12 नॉटिकल माइल में भारत कुछ भी करे, कोई भी विदेशी जो है वो भारत को हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हम 12 नॉटिकल माइल तक वहाँ पे कितना भी अंदर से तेल निकालें या उस समुद्र का किसी भी दोहन करें, हमारी मर्जी। देन आता है कंटेजियस जोन या संलग्न क्षेत्र, आधार रेखा से 24 किलोमीटर दूर, यानी 12 + 12 24 किलोमीटर, 24 नॉटिकल माइल दूर। ठीक है, अगर किलोमीटर निकालना है तो 1.85 का गुणा करना होगा। भारत को राजकोषीय अधिकार प्राप्त होते हैं, सीमा शुल्क संबंधित अधिकार प्राप्त होते हैं, प्रदूषण नियंत्रण से यहाँ पे संबंधित जो है अधिकार प्राप्त होते हैं संलग्न क्षेत्र में। देन आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल दूरी तक होता है। इसमें खनिज संपदा, सामरिक जल शक्ति, सागरीय जीवों का सर्वेक्षण और दोहन और वैज्ञानिक अनुसंधान की अनुमति मिलती है। और उसके बाद में जो क्षेत्र आता है 200 नॉटिकल माइल से दूर जाकर जाते हैं तो उसे बोला जाता है उच्च सागर। उसके बाद में सभी राष्ट्रों को समान अधिकार होते हैं। अगर भारत के समुद्र तट से हम 200 नॉटिकल माइल दूर चले जाते हैं तो वहाँ पे सभी देशों को समान अधिकार प्राप्त हैं वहाँ पे अन्य कार्य करने के लिए। ओके, तो EEZ के बाद में उच्च सागर का विस्तार होता है जहाँ सभी राष्ट्रों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। अब प्री के हिसाब से कुछ प्रमुख चैनल और जल डमरू मध्य यहाँ पे आपको याद रख लेंगे। तो देखिए 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय द्वीपों को अलग करता है। अब देखो यहाँ पे हम नीचे में बनाए हुए मैप में हमारा इधर की साइड में लक्षद्वीप समूह है इस तरीके से। ठीक है, लक्षद्वीप में कुल मिला के 37-38 के आसपास में द्वीप हैं। तो उनमें सबसे नीचे की साइड में जो द्वीप है उसका नाम है मिनिकॉय द्वीप। ठीक है, क्या नाम है उसका? मिनिकॉय। और लक्षद्वीप से जब नीचे की साइड में जाते हैं तो मालदीव देश आता है। देख लीजिए मालदीव की कंडीशन, यहाँ से लेके ये भारत से इधर की साइड में नीचे की साइड में तो मालदीव देश आता है। मालदीव भी बहुत सारे द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो मालदीव देश और मिनिकॉय द्वीप के बीच में जो चैनल है उसका नाम बोला जाता है 8 डिग्री चैनल। अब चैनल का मतलब आसानी से समझ लीजिए चैनल क्या होता है। चैनल एक तरीके से ये बोल लीजिए दो स्थल के बीच में छोटा सा जलीय भाग, दो स्थलों के बीच में छोटा सा जलीय भाग। नहीं आए समझ में? थोड़ा सा आसानी से ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे वर्ल्ड मैप नहीं है बट मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। ये वाला मैप यहाँ पे वर्ल्ड मैप है। ये देखिए, ये इंग्लैंड, ये स्थल भाग और यहाँ पे फ्रांस। ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे छोटा सा जलीय भाग है। तो दो बड़े स्थलों के बीच में जलीय भाग को चैनल बोला जाता है। तो इस चैनल का नाम जो है वो इंग्लिश चैनल है। ठीक है, इंग्लिश चैनल इसे बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना, दो बड़े स्थल के बीच में जो छोटा सा भाग होता है उसे चैनल बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पे 8 डिग्री चैनल का मतलब हुआ मालदीव और मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय लक्षद्वीप का एक भाग है, सबसे नीचे नीचे वाला द्वीप है, तो उनके बीच में 8 डिग्री। और 9 डिग्री की अगर बात करें तो 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। तो मिनिकॉय यहाँ पे और लक्षद्वीप के बाकी द्वीप यहाँ पे, तो 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। ओके, देन हम बात करते हैं इधर की साइड में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो हैं उनको अलग करने वाला चैनल है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, उसके बाद में सबसे निम्नतम बिंदु जो है वो हमारा इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में जो चैनल है उसे बोला जाता है 6 डिग्री चैनल। अब 6 डिग्री का मतलब क्या हुआ? 6 डिग्री की अक्षांश रेखा के पास में से होकर जा रहा है तो 6 डिग्री चैनल बोल देते हैं। 8 डिग्री चैनल का मतलब हुआ 8 डिग्री अक्षांश रेखा जा रही है उस जल वाले क्षेत्र से। 10 डिग्री का मतलब हुआ 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा वाली जा रही है। तो ये मतलब उस तरीके से हुआ। यहाँ होके मतलब 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश जा रही है, यहाँ होके 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश जा रहा है, यहाँ होके 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश जा रहा है। तो ये आसानी से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल, तो ये तो याद करने होंगे। मैप में आप रिपीट कर लें तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल मैंने यहाँ पे बता दिया। ओके, एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, देन आपको समझ में आसानी से आएगा। लघु अंडमान और निकोबार के बीच में, अंडमान इधर और निकोबार इधर, इनके बीच में कौन सा है? 10 डिग्री चैनल है। भारत और श्रीलंका के बीच में देखो, यहाँ पे भारत और श्रीलंका, ये श्रीलंका, ठीक है, ये श्रीलंका और ये भारत का धनुष कोडी वाली जो क्षेत्र है वहाँ।
यहाँ पे राम सेतु, ठीक है, जिसे हम आदम ब्रिज भी बोला जाता है, एडम ब्रिज भी बोला जाता है, ठीक है। इधर की साइड में है मन्नार खाड़ी और इधर की साइड में है पाक वे, यानी पाक की खाड़ी। पाक की खाड़ी और इधर की साइड में बड़ा जो जल है इधर की साइड में, तो इधर की साइड में है अपना बंगाल खाड़ी या हिंद महासागर। तो इनके बीच में जो चैनल है उसे बोला जाता है गेट चैनल। यहाँ पे बीच में ये है पाक स्ट्रेट, ठीक है। इधर मन्नार खाड़ी, इधर पाक वे। अब देखो बीच में कंफ्यूजन नहीं करना है आपको, मैं थोड़ा सा और रिपीट कर देता हूँ आपको बार बार। ओके, लेट्स, ये मन्नार खाड़ी इधर की साइड में, पाक की खाड़ी पाक के, और ये वाला जो चैनल है दो स्थल भागों को अलग कर रहा है। ये जाफना द्वीप है, नीचे की साइड में श्रीलंका का ही जाफना वाला हिस्सा है। जाफना प्रायद्वीप है एक्चुअली में, द्वीप नहीं, और ऊपर तमिलनाडु का हिस्सा है। तो इनके बीच में जो चैनल है वो गेट चैनल बोला जाएगा। और यहाँ पे पाक स्ट्रेट है, भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट है उसका नाम है पाक स्ट्रेट। और यहाँ पे दो खाड़ी हैं, उनका नाम है मन्नार खाड़ी और पाक की खाड़ी, ठीक है। तो ये हुआ भारत श्रीलंका के बीच में, पाक की खाड़ी, पाक स्ट्रेट बता ही दिया। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में 6 डिग्री चैनल। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नाम, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नाम आपको पता होना चाहिए। भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा रेखा है उसका निर्धारण सर हेनरी डूरंट के द्वारा 1896 में किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसका अधिकतर भाग जो है वो सर रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया था। तो इनके ही नाम पे डूरंट लाइन, रेडक्लिफ लाइन, ऐसे ही भारत और चीन के बीच में मैकमोहन के द्वारा निर्धारित किया गया था, तो मैकमोहन लाइन। तो ये प्रमुख नाम है, ठीक है, यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेडक्लिफ लाइन। सन 1947 में सन रेडक्लिफ के द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। भारत विभाजन के समय बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, और ये सब आपको पता ही है। बांग्लादेश सीमा भी रेडक्लिफ कहलाती थी उस समय, क्योंकि बांग्लादेश का भी निर्धारण जो है वो सर रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। क्योंकि उस समय पाकिस्तान के दो भाग थे, पूर्वी पाकिस्तान और अदर पश्चिमी पाकिस्तान। जो आज का पाकिस्तान है उसे पश्चिमी पाकिस्तान बोलते थे। तो 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हो गया था, पूर्वी पाकिस्तान से अलग होकर के नया देश बना था बांग्लादेश, ठीक है। एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये जो है वो पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर और भारत का जो ओरिजिनल कश्मीर के बीच में, जहाँ पे 1972 में शिमला समझौता के तहत जो है वो सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था, तो वो एलओसी है। आज के टाइम पे जहाँ पे सैनिक जो हैं वो भारत के और पाकिस्तान के एक दूसरे से अलग हैं, वो एलओसी है, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, जहाँ पे कंट्रोल है अभी तक, ठीक है। बाकी वास्तविकता में चलो थोड़ा सा आप समझ लीजिए, तो बात चल ही रही है। देखिए, ये मैं आपको जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा बना देता हूँ, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा, ओके। अब आपको पता ही है ये वाला हिस्सा इस तरीके से, ये पीओ की है, पाक अधिकृत कश्मीर है। इधर के पास में ये वाला हिस्सा जो है वो चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ठीक है, चाइना के पास में ये वाला हिस्सा, ओके। तो 1947 में पाकिस्तान ने आज़ाद होने के तुरंत बाद में ही, जब जम्मू कश्मीर के राजा ने यहाँ पे भारत के लिए या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे दस्तखत नहीं किए थे, तो इधर की साइड से पाकिस्तान ने कश्मीर पे हमला कर दिया था। और भारत की सेना बाद में श्रीनगर के थ्रू गई और वापस सेना को इधर की साइड में रिटेलिएट करना शुरू किया, पाकिस्तान की सेना को। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद में, इस जगह तक पहुँचने के बाद में जवाहरलाल नेहरू जी इस विवाद को यूएन ले गए और यहाँ पे सीज फायर हो गया है, यानी यहाँ पे युद्ध विराम हो गया कि अब जितना हो चुका वो रुक जाइए। भारत ने यहाँ तक कब्जा कर रखा था और पाकिस्तान के पास में यहाँ तक का था। तो यह जो है वो है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। जहाँ तक हमारा कंट्रोल है वो लाइन ऑफ कंट्रोल है। और LAC का मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो एक्चुअल कंट्रोल हमारा यहाँ तक ही है, तो LAC और LOC वही हो गए, ओके। तो ये हुआ अपना LAC और LOC, एंड देन हम आगे बढ़ते हैं। सरक्रीक रेखा, ये गुजरात के कच्छ वाले क्षेत्र में है, ठीक है। और गुजरात वाला मैप में अगर हम देखें
तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला हिस्सा जो है वो इधर की साइड में पाकिस्तान, तो यहाँ पे विवाद वाला हिस्सा है, इसे हम सरक्रीक रेखा बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद में भारत व सिंध के बीच में 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है और ये सियाचिन बर्फ से ढका हुआ है, तो ये भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा बनाता है। भारत अफगानिस्तान के बीच में डोरंड रेखा है। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। और डोगरा लद्दाख रेखा ये जम्मू कश्मीर और तिब्बत के बीच में बनी थी, लेकिन याद नहीं रखनी है, सिर्फ मैकमोहन रेखा याद रख लेना। भारत और म्यांमार के बीच में अराकाम की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में म्यांमार की साइड में अराकान की पहाड़ियाँ हैं, तो वो एक नेचुरल बाउंड्री बना देते हैं पहाड़ियाँ। ठीक है, अराकान की पहाड़ियाँ आपको याद रख लेनी है। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि, ये आपको पता ही है, इधर की साइड में। ठीक है, भारत और श्रीलंका, यहाँ पे पाक स्ट्रेट है, इधर की मन्नार की खाड़ी है और यहाँ पे पाक की खाड़ी है। ठीक है, ये अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं उनके नाम हो गए। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये अपने मैं पहले भी क्रैश कोर्स में कम्प्लीटली बता चुका हूँ और यहाँ पे भी मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक एक करके देखते चलिए, ज़्यादातर महत्वपूर्ण तथ्य आपको पता है। अफगानिस्तान से जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है, लंबाई 106 किलोमीटर। सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात की। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा। ठीक है। पम्बन द्वीप आदम ब्रिज का ही हिस्सा है। इसी द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है। अब पम्बन द्वीप कहाँ है? देखो ये वाला मैप अगर आप देखेंगे तो इसमें यहाँ पे भारत की साइड में इस जगह पे, ओके लेट मी चेंज, इस जगह पे यहाँ पे पम्बन द्वीप है। ठीक है, वहाँ से आदम ब्रिज जो भगवान राम जी के द्वारा बनाया गया था, ऐसा माना जाता है धार्मिक अनुसार से, तो वहीं पे जो है वो रामेश्वरम स्थित है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग और होकर के बना नया राज्य है। 2 जून 2014 को बना था, जिसमें 10 जिले शामिल हैं, जिसकी राजधानी हैदराबाद थी और अभी अमरावती शिफ्ट हो रही है। साक्षरता दर 2011 के अनुसार से 66% थी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए यूनियन टेरिटरी बनाए गए। चीन, नेपाल, बांग्लादेश 5 राज्यों से सीमा लगती है इनकी, चीन की, नेपाल की और बांग्लादेश की, अभी थोड़ी देर पहले बताया। पाकिस्तान, भूटान और म्यांमार की भारत के 4 राज्यों से सीमा लगती है। अफगानिस्तान की सिर्फ जम्मू कश्मीर से सीमा लगती है। जल एवं स्थल सीमा से लगे देश कौन कौन से हैं? जो जल से भी लगे हुए हैं और स्थल सीमा से भी लगे हुए हैं, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। ये भारत की जल सीमा से भी टच हैं और भारत की स्थल सीमा से भी। किस तरीके से? इस तरीके से देखिए, देखो ये पाकिस्तान, ठीक है, तो पाकिस्तान यहाँ स्थल सीमा से डायरेक्ट कनेक्ट हो गया और ये वाला जल हिस्सा और ये वाला जल हिस्सा तो जलीय सीमा से भी पाकिस्तान कनेक्ट हो गया। बांग्लादेश स्थल सीमा से डायरेक्ट कनेक्ट हो ही रहा है और ये वाला जल हिस्सा और बांग्लादेश वाला जल हिस्सा तो जलीय सीमा भी भारत की लग रही है। उसके बाद में म्यांमार की बात करें तो यहाँ डायरेक्टली स्थलीय सीमा से कनेक्ट हो रहा है और भारत का ये बे ऑफ बंगाल वाला हिस्सा और इधर की साइड में म्यांमार वाला, ये दोनों ही स्थलीय और जलीय सीमा से एक तरीके से लग रहे हैं, लेकिन जलीय सीमा को वहाँ नापा नहीं जा सकता। ओके, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य राजस्थान के बाद में एमपी आता है, उसके बाद महाराष्ट्र आता है और उसके पास में बाद में उत्तर प्रदेश आ जाता है। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 3700 किलोमीटर स्क्वायर जिसका क्षेत्रफल है। सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा 4096 किसके साथ में लगती है? बांग्लादेश के साथ में लगती है। सबसे बड़ा जिला कच्छ है जिसका क्षेत्रफल 45,652 किलोमीटर स्क्वायर है। सबसे छोटा जिला बाहे जिसका क्षेत्रफल सिर्फ और सिर्फ 9 किलोमीटर स्क्वायर है। राज्यों की संख्या 28 है, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। पहले 9 थी, अब दमन द्वीप और दादर नगर हवेली दोनों को जोड़ दिया है तो 8 केंद्र शासित। सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी लद्दाख और जम्मू कश्मीर हो गए। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल 8,250 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप, सिर्फ 32 किलोमीटर स्क्वायर की उसकी क्षेत्रफल है। देश में जिलों की संख्या 650 जिले 2011 के अनुसार, और अब जिलों की संख्या बढ़ गई है तो करीब करीब 725 जिले हो गए, बट 640 जिले जो है आप याद रख लेना। विश्व के क्षेत्रफल का भारत के कितने पास है? तो विश्व का जितना क्षेत्रफल है उसमें से 2.42% भारत के पास में है। ओके, विश्व की जनसंख्या का भारत में कितना निवास करती है? तो 17.5% विश्व की जनसंख्या का भारत में निवास करती है। मैकमोहन रेखा भारत चीन, डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत की चुंबकीय विस्पत रेखा दक्षिण भारत में
त्रिवेंद्रम से गुजरती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो चुंबकीय रेखा है वो मुख्य विषुवत रेखा है उसके समानांतर नहीं होती, उससे थोड़ा सा टिल्टेड होती है, तो वो केरल के त्रिवेंद्रम से होकर के गुजरती है, यह ध्यान रखना है। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। भारत का सबसे बड़ा पठार ऊंचा लद्दाख का और सबसे बड़ा क्षेत्रफल में दक्कन का पठार। भारत की सबसे लंबी नदी, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी है ये, ठीक है, भारत में ही होकर प्रवाहित होने वाली, तो गंगा, जिसकी लंबाई 2525 आसानी से याद हो जाती है। कुछ जगह 2510 2530 लिखा था, बट 2525 आसान याद करने में रहेगी। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी नीचे वाले क्षेत्र की तो गोदावरी नदी है। दक्षिण की गंगा कावेरी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप असम राज्य के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र नदी, और उस ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच में ये माजुली द्वीप है। एक्चुअली में ये पूरा जिला है और यहाँ पे बहुत सारी जनसंख्या रहती है, करीब करीब 1 लाख के आसपास में। तो माजुली द्वीप पे पूरा एक जिला बना हुआ है, ठीक है, और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। बिहार का शोक कोसी नदी। अब शोक क्यों बोला जाता है? क्योंकि बाढ़ आ जाती है, इसलिए वहाँ पे बिहार का शोक। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बाढ़ आती है, तो ब्रह्मपुत्र हो गई। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी। लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, भारत का कौन सा जिला जिसे झील जिले के नाम से जाना जाता है? तो नैनीताल को हम झील जिले के नाम से जानते हैं। ओनली फ्लोटिंग लेक इन इंडिया, ये लोकटक झील मणिपुर में आएगी, वो आपको वहाँ पे दिखा दी जाएगी। देन प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, ये आपको पता ही होगा। पहले नंबर पर रूस आता है, फिर कनाडा आता है, फिर चीन आता है, फिर यूएसए आता है, फिर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद में भारत आता है। भारत में करीब 6,40,000 के आसपास गाँव हैं। समुद्र तटीय राज्य 9 हैं, थोड़ी देर पहले ही बताए थे। केंद्र शासित प्रदेश ये हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। ये वाला मैप मैंने आपको पहले बता दिया था, जिसमें सारी की पॉइंट आपने देख लिए थे। और यहाँ पे मैंने जो डाटा डाला हुआ है वो विकिपीडिया के थ्रू डाला हुआ है। ये बेसिक चीज़ें हैं। भारत का नेशनल फ्लैग, भारत का स्टेट एम्बलम इस तरीके से अशोक चिन्ह, सत्यमेव जयते, एक साइड में घोड़ा, एक साइड में वृषभ, और बीच में यहाँ पे 26 तीलियों वाला यहाँ पे चक्र है, ठीक है। और एक्चुअली में इसमें 4 शेर होते हैं, लेकिन 3 शेर दिखते हैं, एक पीछे की साइड में भी होता है, ठीक है। मोटो हमारा वो है सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत होती है। राष्ट्रगान जो है वो जनगण मन है, ठीक है। नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत जो है वो वंदे मातरम है। ये अपना भारत है, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा भारत का ताज के रूप में है यहाँ पे। उसके बाद में हम बात करते हैं भारत की राजधानी न्यू दिल्ली, सबसे बड़ा शहर मुंबई, और अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया के हिसाब से बात की जाए, बड़े क्षेत्र में रहने का मेट्रोपॉलिटन एरिया के हिसाब से, तो दिल्ली आ जाता है। भारत ने यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप ले रखी है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की मेंबरशिप ले रखी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप ले रखी है, ब्रिक्स की ले रखी है, सार्क की ले रखी है, एससीओ संघाई कॉरपोरेशन की यहाँ पे मेंबरशिप ले रखी है, और G4 नेशंस की ले रखी है। उसके अलावा G20 G8+5 की ले रखी है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, भारत का संविधान है, भारत लोकतांत्रिक है, और संघीय गणराज्य है, यानी राज्यों ने मिलकर के हमारा देश बनाया। भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीफ जस्टिस NV रमन्ना, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी हैं। भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, अपर हाउस को हम जो बोलते हैं वो राज्यसभा बोलते हैं, लोअर हाउस को हम लोकसभा बोलते हैं। ये सब विकिपीडिया का जो डाटा होता है वो लिया हुआ है, मैं तो बेसिक जानकारी देने के लिए। बाकी मेन जो लेक्चर शुरू होगा हमारा दूसरा, भारत का भौगोलिक विभाजन, वो होगा। उसके बाद में भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली। संविधान लागू हुआ हमारा 26 जनवरी 1950 को। भारत का टोटल एरिया 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर हम बात करें वाटर परसेंटेज, अगर विश्व का जितना भी है भारत के पास में, तो 9.6% है। पॉपुलेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो 2018 के हिसाब से विकिपीडिया ने एस्टीमेट लगाया 135 करोड़ हो चुके थे। 2011 के सेंसस में हम 121 करोड़ थे। जीडीपी की बात करें तो 2021 में
अगर हम बात कर रहे हैं पीपीपी मॉडल पे तो हम 10 ट्रिलियन डॉलर हो गए, और अगर नॉमिनल मॉडल पे हम बात कर रहे हैं तो 3 ट्रिलियन। तो इसी से हमारे विश्व के लेवल पे हमारा पता चलता है कि हम कहाँ पे हैं। तो 3 ट्रिलियन डॉलर की जो है वो नॉमिनल बेस पे है भारत की। चाइना की जो है वो 15 ट्रिलियन डॉलर है, और यूएसए की जो है वो 21 ट्रिलियन डॉलर है। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि भारत कहाँ पे है। उसके अलावा एचडीआई में 2019 में, अभी तो नए डाटा आ गए हैं, ठीक है। करेंसी इंडियन रुपी है, टाइम जोन आपको बता ही दिया 5:30 का, डेट फॉर्मेट DDMM/, ये होता है। और इलेक्ट्रिसिटी हम 230 वोल्टेज का और 50 हर्ट्ज पे देते हैं। तो ये 50 हर्ट्ज जो है वो इंडिया के लिए, यूएसए के लिए ये 60 हर्ट्ज होता है, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हमने भारत भूगोल का इंट्रोडक्शन देख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम भारत का भौतिक विभाजन देखेंगे, और इसी तरीके से हमारी जो ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज है उसे बेस्ट वे में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।